नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उस खबर ने संत के भेष में छिपे शैतानों के दिलों में कानून का डर पैदा करने का काम किया। जो आसाराम जिंदगी भर लोगों के दुखों को दूर करने का ढोंग करता रहा और संत का चोला ओढ़कर लड़कियों और महिलाओं की इज्जत पर डाका डालता रहा, उस आसाराम को आज उसके कुकर्मों का फल मिल गया है। आज आसाराम कानून की नजरों में भी बलात्कारी बाबा करार दे दिया गया, जिसकी सजा वो मरते दम तक जेल में काटेगा। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोष में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि मृत्यु होने तक आसाराम जेल में रहेगा। इस मामले में 2 आरोपी हॉस्टल वार्डन शिल्पी और हॉस्टल डायरेक्टर शरद को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आसाराम के प्रमुख सेवादार शिव और रसोइये प्रकाश को बरी कर दिया। नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी आसाराम पिछले करीब 5 साल से जोधपुर जेल में बंद है और आगे भी मरते दम तक जेल में ही रहेगा। आसाराम को उसके किए की सजा सुनाने के लिए जोधपुर जेल में अस्थायी अदालत लगाई गई थी। अदालत में आसाराम को बलात्कारी घोषित करने से लेकर सजा सुनाए जाने तक क्या क्या हुआ, यह आपको दिखाते हैं। आसाराम के भविष्य का फैसला करने के लिए आज सुबह जोधपुर जेल के अंदर ही कोर्ट लगी। कोर्ट के अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी। सुनवाई के लिए जज मधुसूदन शर्मा ने सुबह 8:30 बजे का वक्त तय किया था। सबसे पहले खुद जज साहब जेल में बनाई गई कोर्ट में पहुंचे। इसके बाद इस मामले में सभी आरोपियों को अस्थायी कोर्ट में पेश किया गया। जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को बुलाने के लिए कहा तो बताया गया कि वो पूजा कर रहे हैं। तय समय से 15 मिनट की देरी से आसाराम जज के सामने पहुंचे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही आसाराम के वकील ने कहा कि वो अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हैं। इस पर जज ने कहा कि अब कुछ नहीं सुनना है, केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसला सुनाने का समय है। इसके बाद जज शर्मा ने अपने स्टेनो से करीब 2 पेज टाइप करवाए और कुछ देर बाद उन्होंने फैसला सुनाते हुए आसाराम को बलात्कार का दोषी करार दिया। यानी कि सभी को दोषी करार दिया गया है। आज तक आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा है शरद हमारे साथ है। शरद, पूरी खबर बताएं। देखिए, को एक्यूज पहले से थे, जो उनको केवल एक्यूज करार दिया है। वो को एक्यूज थे, उनको साजिश में हिस्सा माना है, उनकी दोष को माना है। अभी फैसला पूरा नहीं आया है। अभी जो कोर्ट के जो 5 थे वो उनको दोषी माना है। अभी ये हुआ है। कोर्ट का फैसला सुनते ही आसाराम की हालत पागलों जैसी हो गई। जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, आसाराम ठहाके लगाने लगा और फिर अचानक से उसका चेहरा सर्द पड़ गया। आसाराम को अंदाजा हो चुका था कि अब शायद कभी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। आसाराम ने जज से कहा कि वो बूढ़ा हो गया है, उस पर रहम किया जाए, लेकिन जज ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आसाराम को कोर्ट बलात्कारी घोषित कर चुकी थी, जिसके बाद अब कोर्ट को सजा का ऐलान करना था, जिससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों को दलीलें पेश करनी थी। आसाराम की तरफ से कोर्ट में 14 वकील मौजूद थे, लेकिन पीड़ित पक्ष की तरफ से अदालत में 2 सरकारी वकील मौजूद थे। सजा पर बहस शुरू हुई। सरकारी वकील ने कहा आसाराम का अपराध जघन्य है, लिहाजा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कहा आसाराम की उम्र को देखते हुए उस पर रहम किया जाए और कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा पर सस्पेंस कायम हो गया और ये सस्पेंस दोपहर 2:30 बजे खत्म हुआ, जब जज मधुसूदन शर्मा ने आसाराम को नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। आज आसाराम को अधिकतम सजा है जो उम्र कैद की मिली है, जिसमें वो है जो भुगतेगा अपने शेष जीवन तक। शेष प्राकृतिक जीवन जो है ना, तब तक भुगतेगा वो। और पोक्सो में और आईपीसी दोनों में सजा की गई है। और शिल्पी है वो 20 वर्ष की सजा दी गई है। और जुर्माना कितना दिया गया? 50,000। सजा सुनने के बाद आसाराम फूट फूट कर रोने लगा। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए, आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। यूं तो आसाराम हमेशा से ही कोर्ट में ड्रामा करता रहा है, लेकिन आज फैसले के दिन भी कम ड्रामा नहीं किया। जैसे ही दोषी कहा गया वो ठहाके लगा के हंसा, फिर जब सजा सुनाई गई तो फूट फूट कर रोने भी लगा। यानी आसाराम आज भी अपने ड्रामेबाजी से बाज नहीं आया। इस फैसले के बाद आसाराम के साथ साथ उसके वकीलों के भी होश उड़ गए। केस हारने के बाद जब आसाराम के वकील जोधपुर कोर्ट से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खींच छिपाए नहीं छिप रही थी। कोर्ट की जो फाइंडिंग बेस कर रही है वो परवर्स फाइंडिंग है, मिसरीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड के ऊपर बेस कर रही है।
जब प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पार्टी ये मानती है एप्लीकेशन देख करके कि लड़की की एज जो है वो साबित नहीं हो पाई है, मेडिकल सर्टिफिकेट साबित नहीं हो पाया है, अगर कोई इस प्रकार से फाइंडिंग देवे, मिसरीडिंग ऑफ द रिकॉर्ड करे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो हाईकोर्ट में ही है और ये जजमेंट यानी 5 मिनट तक नहीं टिक सकती। आसाराम ने पूरी जिंदगी में जो बोया वही काटा और अब जिंदगी भर जेल में रहकर अपने किए पर आंसू बहाने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। आसाराम के पाप ही ऐसे थे कि जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। हम पुलिस अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अच्छे से हमारे केस को सुलझा दिया और हम अपने वकीलों का भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी बातें न्यायपालिका के सामने रखी। आप संतुष्ट हैं सजा से? 5 साल पहले जब आसाराम के पापों का घड़ा फूटा था तब आसाराम की उम्र 73 साल थी। ये कहना तो मुश्किल है कि आसाराम किस उम्र से शैतानों वाले कारनामे को अंजाम दे रहा था, लेकिन ये बात पक्की है कि अपने गुनाहों की सजा आसाराम मरते दम तक भुगतेगा। शरद कुमार के साथ निशांत चतुर्वेदी, जोधपुर, आज तक। बलात्कारी आसाराम की गिरेबां तक कानून के लंबे हाथ साल 2013 में पहुंचे थे, जब नाबालिग लड़की के बलात्कार के आरोप में आसाराम को गिरफ्तार करके पहली बार जोधपुर जेल में डाला गया था। लेकिन आज तक ने बलात्कारी सोच से ग्रस्त आसाराम के पाप का घड़ा उसकी गिरफ्तारी से 3 साल पहले साल 2010 में ही फोड़ दिया था। तब आज तक ने ढोंगी बाबाओं को बेनकाब करने का बीड़ा उठाते हुए एक खुफिया मिशन चलाया था, जिसमें आज तक ने पहली बार दुनिया के सामने आसाराम की बलात्कारी सोच का वर्ल्ड वाइड प्रसारण किया था। आज जब कानून ने आसाराम को बलात्कारी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो उसमें आज तक के उस स्टिंग ऑपरेशन का भी योगदान है, जिसने सबसे पहले आसाराम की पोल खोली थी। आज हम एक बार फिर आपको उस स्टिंग ऑपरेशन के मुख्य अंश दिखाते हैं। उसको अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रखो। आसाराम बापू धर्म संसार का एक बहुत बड़ा नाम। देश भर में करीब 350 से ज्यादा आश्रम, भक्तों की संख्या लाखों में। अभी आपने सुना कि बाबा किस तरह एक फरार महिला को आश्रम में पनाह देने की बात कर रहा है, जो खुद अपराध में शामिल होने की बात कर रही है। अंडरकवर रिपोर्टर ने आसाराम को साफ बता दिया कि इस युवती ने अमेरिका में आर्थिक अपराध किया है और फरार होकर भारत आ गई है। आसाराम ने महिला को आश्रम में सुरक्षित रहने की बात की तो हम दंग रह गए। एक बार फिर सुनिए कि आसाराम तथाकथित अपराधी युवती को पनाह देने की बात किस बेबाकी से कर रहा है। उसको अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रखो। किसी को दर्शन 3 जून 2010 को आज तक की टीम बिजनेसमैन का रूप धरकर दोपहर तकरीबन 1 बजे पहुंची। आसाराम से इस पहली मुलाकात में हमने बताया कि हमारे बिजनेस ग्रुप का नोएडा में एक वैदिक इंस्टीट्यूट बनाने का इरादा है और हम उसमें उनकी भागीदारी चाहते हैं। अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करें? शुरुआती बातचीत के बाद हम अपने मकसद पर आ गए। हमने आसाराम को एक फरार महिला अपराधी की गढ़ी हुई कहानी बताई। आसाराम को हमने बताया कि हमारी कंपनी के चेयरमैन की एक महिला मित्र है। महिला मित्र का नाम पूनम खन्ना, जो ऑस्टिन अमेरिका में रहती है। पूनम ने अमेरिका में पैसों का एक बड़ा घोटाला किया है और उसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI तलाश कर रही है। पूनम छुपते छुपाते मुंबई पहुंची है और फरार है। हम पूनम को उसके आश्रम में पनाह दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, हमें यकीन नहीं हुआ कि जिस पूनम को हमने फरार महिला अपराधी बताया, उससे आसाराम मिलने को तैयार हो गया। आसाराम फरार महिला से मिलने को तैयार हो गया तो बिजनेसमैन बने अंडरकवर रिपोर्टर आगे की तैयारी में जुट गए।
अंडरकवर रिपोर्टर एक लड़की को पूनम खन्ना बनाकर 5 जून 2010 को आसाराम के हरिद्वार स्थित आश्रम में भरी दोपहर हाजिर हो गए। हमारी टीम पहुंची तो पारदर्शी शीशे के एक शानदार कैबिन में आसाराम विराजमान था। हमारे साथ थी वो लड़की जिसे हमने पूनम खन्ना का नाम दिया था और उसे बताया था कि पूनम एक मुजरिम और फरार है। आसाराम को मत्था टेक कर जब पूनम उनके नजदीक आई तो नाम पूछने से पहले आसाराम ने पूनम का हाथ देखना शुरू कर दिया। हमें देखकर हैरानी हुई। हम सोचने लगे कि जिस पूनम का हाथ देखकर आसाराम उसका भविष्य जानना चाह रहा है, वही पूनम खुफिया कैमरे में उसका स्टिंग कर रही है और आसाराम इस सच से बिल्कुल बेखबर है। आसाराम ने इत्मीनान से पूनम का हाथ देखा और फिर सलाह दी। आसाराम ने आयुर्वेद की कुछ गोलियां और खास तौर से तैयार की गई चाय का सेवन करने की सलाह दी और फिर शुरू की पूनम से पूछताछ। तो सुनिए आसाराम और तथाकथित तौर पर एक फरार अपराधी पूनम के बीच की बातचीत। क्या नाम है बेटा? पूनम। बहुत परेशान हूँ, आपसे बात कर रही थी। अभी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे बात करना उचित नहीं है। वही पुलिस वाला पंगा जो है, जो पुलिस ऑस्टिन पुलिस वाला नहीं बताया था, जो फ्रॉड किया इसने, चीटिंग, तो पुलिस के चक्कर में तो मुंबई से वीरेंद्र जी ने इनको बताया भी नहीं कि किस लिए बुला रहे हैं। उन्होंने बोला कि इमरजेंसी है, फटाफट दिल्ली आ जाओ। तो आज ये दिल्ली आई है तो फिर इनको मैं लेके आपके पास आया। तो अपने यहाँ शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो। बहुत अच्छी। यहाँ किसी को दर्शन करने ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम ध्यान देना और किसी को लेकिन मैं तो साथ ना जैसा आपने बताया टिकट भी किसी और के नाम का कटवाया। तो अब किसी को पता चल गया नाम तो क्या करूँ? किसी को नाम पता चल गया तो क्या करूँ? मेरा नाम पता चल गया तो क्या करूँ? क्या है, सबको क्या पता है? कहीं पुणे में आती है, ये तो कहीं पुणे में ढेर। इसको कहते हैं कि यहाँ पे भी पुलिस पहुँच गई, तो मैं कहीं यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लगता है। तो डर और बना के अभी मैं करवाता तो अमेरिका की छोड़ के रही थी वो भी सेवा में, लेकिन तो अमेरिका का तो सवाल पैदा नहीं था। तो बॉम्बे से आई और मैं मेरा सबसे साधना बने आई। आज तक ने आसाराम की बलात्कारी सोच का यह स्टिंग 2010 में किया था। इस स्टिंग के दौरान आसाराम ने अपने बड़े बड़े राज खोले थे कि कैसे वो अपराधियों को पनाह देता है और उसके ठिकाने पर पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देख सकती। लेकिन आज तक के इस स्टिंग के दूसरे भाग में जो खुलासा हुआ वो 77 साल के बलात्कारी आसाराम का वो कबूलनामा था जो उसने कभी अदालत में भी नहीं किया।
तो ये सोचकर गए थे कि इतने बड़े संत से हमें 2-4 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन आसाराम ने हमें जमकर समय दिया। फरार पूनम को अपने आश्रम में पनाह देने के बारे में विस्तार से बात की और यकीन दिलाया कि पूनम को पुलिस से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके यहाँ मुख्यमंत्री भी माथा टेकने आते हैं। सुनिए आसाराम की इस कथा का अगला अध्याय, जो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। फरार पूनम को आसाराम के आश्रम में पनाह मिल चुकी थी। बाकायदा पूनम को आश्रम में एक साधिका सौंपी गई और सौंपा गया रहने के लिए कमरा। शाम के 7 बज रहे थे, तभी आसाराम का पूनम को संदेशा मिला कि आसाराम आंगल में सैर करने जा रहा है। आसाराम ने पूनम को सैर पर बुलाया था। पूनम और साधिका 7:09 पर जंगल की ओर निकले, उस जंगल की तरफ जहां आसाराम सैर के लिए निकल चुका था। रोज सुबह शाम ऐसे घूमते हैं अपने वही जाते हैं या बाकी के लोग भी जाते हैं? बाकी के लोग जाते हैं और बाकी के डिस्टर्ब होता है, क्योंकि लोग घूमने नहीं जाते हैं, आपको देखने जाते हैं तो रास्ते में बैठ जाते हैं दौड़ जाए तो बापू को डिस्टर्ब होता है, तो बापू मना करते हैं। करीब 10-12 मिनट तक जंगल में चलने के बाद पूनम आसाराम के साथ पहुंच गई। वक्त था शाम का 7:21। ये आसाराम से पूनम की उसी दिन की दूसरी मुलाकात थी। पूनम ने आसाराम को प्रणाम करने के बाद फिर याद दिलाया कि वो फरार अपराधी है और उसे डर लग रहा है। हालांकि आसाराम से मिलने के बाद वो थोड़ी राहत महसूस कर रही है। बात करने के बाद काफी फर्क हो गया, पीसफुल लग रहा है, बट अभी भी थोड़ा क्या काफी डर है। अभी भी लग रहा है कितने दिन तक ऐसे पाएंगे। एक दिन में इतना फायदा हो गया तो एक दिन में कितना हो गया। साधना में लगे टेंशन छूट गई, तो मैं अपने आप को स्ट्रेस करने वाले माइंड चेंज करना। हम आपको यहाँ बता दें कि ये वीडियो जंगल में चलते चलते शूट हो रहा है, इसलिए खुफिया कैमरे में ये तस्वीरें बहुत साफ नजर नहीं आ रही। तो टेंशन मेंटेन तो आर्किटेक्ट है, दूसरी कैसे बड़े केस आते हैं, आगे बापू के पास बोले इसको इम्पोर्टेंस पता नहीं है। बच्चे बापू बच्ची है, कल की बच्ची है। अगर कुछ भी नहीं, क्या क्या मेरे चंबल की घाटी वाले आ जाते हैं। इधर आ गए, पुलिस को मर्डर करके ऐसे लोग आ जाते हैं। पुलिस जिनके पीछे पड़ी, बाबा के पास आ गई पुलिस की ताकत में, बोले बाबा इनको बाहर निकालो, पुलिस के साथ फिरा मिल जाए। अब कुछ नहीं होगा मेरे को कुछ नहीं करते, काय को करेंगे, इसकी छाया में आ रही। भरोसा करके देखो ना, मैं इनको कह रहा हूँ भरोसा करो। भरोसा नहीं भी करे तो भी है, भरोसा तो करना चाहती हूँ, पर मैं इतना जो आप अभी पहली बार मिले हो तो मुझे लग रहा है इसे जो इतना महीनों से जो मैं भागती फिर रही हूँ, जब
से फरार हुई हूँ। मुझे पता है मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोई। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे मिलने के बाद कि आपको सब कुछ एक बार में बता दूँ। पूनम और आसाराम की जंगल में ये मुलाकात करीब 8-10 मिनट की थी। तभी आसाराम ने पूनम के साथ चल रही साधिका से कहा कि वो पूनम को जंगल किनारे नदी के तट की तरफ ले जाए। आसाराम फिर 5-10 मिनट के लिए जंगल में अकेला घूमने लगा। कुछ देर बाद यानी 7:48 पर आसाराम नदी के तट पर पूनम से फिर मिला। नदी किनारे आसाराम की एक आधुनिक फाइबर की मोटर बोट खड़ी थी और वहीं कुछ उनके निजी गनमैन भी आ गए। आसाराम ने इस मुलाकात में पूनम से कुछ खास बातचीत नहीं की। पूनम और हमारे रिपोर्टर वहीं तट पर खड़े थे। बीच नदी में बापू ने मोटर बोट स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन शायद चालू नहीं हो सका। नदी के उस पार एक और घना जंगल था। आसाराम नाव से उतरकर उस जंगल की तरफ गया और आधा घंटे तक वहां रहा, लेकिन तब तक हमारे खुफिया कैमरे की बैटरी जवाब दे रही थी, इसलिए इसके आगे की तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। आसाराम और पूनम खन्ना की चौथी मुलाकात आश्रम की छत पर हुई। छत पर काफी अंधेरा था, लिहाजा हमने लाइट जला दी ताकि हमारे खुफिया कैमरे काम कर सकें। लेकिन आसाराम ने कहा लाइट फौरन बंद कर दीजिए, वहां नीचे बैठे भक्त ऊपर ना आ जाएं। मजबूरी में हमने कैमरा अंधेरे में ही चलाया, जिसकी वजह से हम इस अंश में आसाराम की तस्वीर तो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आवाज उसी की है। मैं करता हूँ, मेरे पास हो जाना, ठीक है? उसको बोलता हूँ, मैं तो इधर सोता हूँ, मेरा पलंग बाहर। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था। तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। आसाराम के काले दिल और काले कारनामों को बेनकाब करने वाला जो स्टिंग ऑपरेशन आज हमने आपको दिखाया वो साल 2010 में किया गया था, यानी बलात्कार के केस में आसाराम की गिरफ्तारी से 3 साल पहले। आसाराम को पहली बार साल 2013 में गिरफ्तार किया गया था। पिछले 5 सालों के दौरान आसाराम के कुकर्मों का शिकार बनी लड़की और उसके परिवार ने इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। ताकतवर आसाराम के खिलाफ ये सब आसान नहीं था, लेकिन जोधपुर की नाबालिग लड़की अपने इरादे से डिगी नहीं। तेरे दर्श से मन हो पुलकित, आनंद आनंद आए, तेरी अखियां ऐसी लागे जैसे हमें बुलाए। अत्याचार हो रहा है मेरे साथ, अब तो मैं बोल दूंगा पब्लिक को, जिनको आंदोलन करना है करो। कौन सा सवाल पूछे? मैंने कब बोला था? यहाँ नहीं बोला था सवाल पूछे, तो झूठ बोलती है। अगर हम पानी का उपयोग करते तो तुम्हारे बाप का पानी नहीं, मेरे यार का पानी है। कई बार जग जाहिर हुआ है कि आसाराम खुद को व्यवस्था से परे समझने का गुरूर रखता था। भक्तों की भीड़ और बड़ों बड़ों को उसके दर्शन के लिए लाइन लगाने का जो तिलिस्म था, उसके बाद तो आसाराम ने किसी की परवाह नहीं की। वाकई आसाराम ताकतवर तो था, बेहद ताकतवर। ऐसे में जब उसने एक बच्ची की अस्मत से खिलवाड़ की तो वो बच्ची डरकर घबराकर छुप सकती थी, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर की 16 साल की नाबालिग लड़की ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। वो जानती रही होगी कि वो पैदल सिपाही की तरह है और उसका मुकाबला सशस्त्र सेनाओं के सेनापति की ताकत रखने वाले आसाराम से है। नाबालिग लड़की यूपी की थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम में वो रहती थी। उसके साथ आसाराम ने अन्याय राजस्थान के जोधपुर में किया था, लेकिन लड़की और उसके पिता आसाराम के खिलाफ न्याय युद्ध के लिए सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी हम भूख हड़ताल कर रहेंगे। नहीं, वहाँ पे भगवान की पूजा होगी, शैतान की पूजा नहीं होगी। दिल्ली में आसाराम के खिलाफ 20 अगस्त 2013 को 0 FIR दर्ज हुई। अगले ही दिन मामला जोधपुर की पुलिस को ट्रांसफर हुआ, लेकिन आसाराम तक कानून का हाथ पहुंचने में 10 दिन लग गए। उसे 31 अगस्त 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, जबकि ये वो दौर था
जब निर्भया रेप कांड के बाद पूरे देश में बेटियों को तुरंत और निर्णायक इंसाफ देने का माहौल बना हुआ था, कानून बड़ा मजाक बन चुका था। 2013 में जब आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी तो उसने इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की। गिरफ्तारी से पहले आसाराम ने कहा था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। अगले 4.5 सालों से धर्मांतरण वालों को इनका ही सपोर्ट है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा भगवान सबका मंगल करे। खुद को मुसीबत में फंसा देखकर आसाराम की ये पॉलिटिक्स ट्रिक यूं ही नहीं रही होगी। बड़े नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो बीते दशकों में उसके आश्रमों में गए थे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। नारायण नारायण। लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता कुछ मौकों पर आसाराम के साथ मंच साझा करते दिखे हैं। सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि कुछ मौकों पर तो आसाराम को दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अशोक गहलोत, एचडी देवगौड़ा जैसे नेताओं के साथ भी देखा गया था। नेताओं ने मंच इसलिए साझा किया होगा क्योंकि आसाराम के साथ एक भीड़ थी, लेकिन आसाराम मानो इसे खुद का रक्षा कवच होने की गारंटी मानने लगा था और इसका भरपूर प्रदर्शन करने लगा था। इन हालातों के बावजूद शाहजहांपुर की लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। आसाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूं, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें मरवा देगा। उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। उत्तर प्रदेश से बार बार राजस्थान के जोधपुर आकर केस लड़ने के लिए उसके पिता को अपना ट्रक तक बेचना पड़ा। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 9 लोगों पर हमला हुआ, 3 गवाहों की हत्या तक हुई। जान गंवाने वालों में लड़की के परिवार के करीबी दोस्त भी थे। इस लड़की को मैं इसकी हौसला अफजाई करती हूँ। मैं बहुत आई फील वेरी प्राउड कि इतने उसके अपने जितना भी लिमिटेड वे में उसने अपनी कोशिश की और उसके आज वो जो उसकी जो फाइट है वो आज एक जगह पे आके पहुंची है। ट्रायल के दौरान आसाराम की तरफ से लड़की पर अपमानजनक आरोप तक लगाए गए। ये तक कहा गया कि मानसिक बीमारी के चलते लड़की की पुरुषों से अकेले मिलने की इच्छा होती है। फिर भी 27 दिन के लगातार जिरह के दौरान पीड़ित लड़की अपने बयान पर कायम रही। उसने 94 पन्नों में अपना बयान दर्ज कराया। आसाराम के वकीलों ने पीड़ित लड़की को बालिग साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उम्र पर संदेह की कोई जायज वजह नहीं मिली। इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित लड़की को उस जांच अधिकारी का भी साथ मिला जिसने 60 दिन तक हर धारा पर ठोस जवाब दिए। 204 पन्नों में बयान दर्ज हुए। माननीय न्यायालय ने एक धार्मिक गुरु होने के नाते किस तरह से कि घिनौना अपराध किया है इसको बहुत गंभीरता से लिया है और ये ऐतिहासिक फैसला पारित करते हुए आसाराम को मृत्यु पर्यंत आजीवन जो है मृत्यु पर्यंत तक उनको कारावास की सजा दी है। आसाराम के लिए बड़ी वकीलों की एक फौज उतरी थी। राम जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर सलमान खुर्शीद जैसे वकीलों ने आसाराम के लिए पैरवियां की। आसाराम ने जमानत के लिए भी खूब हाथ पांव मारे, खुद की उम्र और सेहत तक का हवाला दिया, लेकिन शाहजहांपुर की लड़की की हिम्मत और उसे सजा दिलाने के जुनून के आगे आसाराम कानून की बेड़ी से बाहर नहीं आ सका। जोधपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आसाराम के खिलाफ अभी एक मामले में ही इंसाफ की पहली जीत हुई है। उसके खिलाफ सूरत की 2 बहनों के यौन शोषण का भी मामला है। इसके अलावा पिछले 5 साल में रेप के मामलों के 3 गवाहों की हत्या हुई है और 6 अन्य गवाहों पर भी जानलेवा हमले हुए हैं। आसाराम को जोधपुर की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन अभी उस पर लगे कई और आरोपों का हिसाब होना बाकी है। आसाराम पर सूरत की 2 बहनों के यौन शोषण के आरोप भी हैं। सूरत की ये बहनें 1997 से 2006 के बीच आसाराम के आश्रम में रही थी। दोनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप और अवैध तौर पर बंधक बनाने के आरोपों में अलग अलग केस दर्ज कराए हैं। रेप के इन 2 मामलों में आसाराम के खिलाफ गांधीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। आसाराम, उसकी पत्नी और बेटी के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है।
एक ओर आसाराम पर रेप के मामले हैं तो दूसरी ओर इन मामलों की पैरवी के दौरान गवाहों की हत्याएं भी हुई हैं। 23 मई 2014 को आसाराम के निजी सचिव के तौर पर काम कर चुके अमृत प्रजापति पर हमला किया गया। हमले के 17 दिन बाद अमृत की मौत हो गई। जनवरी 2015 में जोधपुर केस में गवाह रहे अखिल गुप्ता की यूपी के मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2015 में ही जोधपुर मामले के एक और गवाह 35 वर्षीय कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जज ने जो मुनासिब समझा वो जजमेंट दिया, लेकिन यह है कि जिस तरह के कार्य क्रियाकलाप जो ऑन रिकॉर्ड आया है उससे तो इससे भी ज्यादा सजा होनी चाहिए। आसाराम से मोर्चा लेने वाले कुछ और गवाह हैं जिन पर जानलेवा हमले हुए। इनमें सूरत की बहनों में से एक के पति आसाराम के लिए वीडियोग्राफर का काम कर चुके राकेश पटेल, सूरत के कपड़ा व्यापारी दिनेश भगनानी, शाहजहांपुर के पत्रकार नरेंद्र यादव, आसाराम के सचिव के तौर पर काम कर चुके राहुल सचान और जोधपुर की लड़की के पक्ष में गवाही देने वाले महेंद्र चावला के नाम शामिल हैं। तो गवाहों की जान को खतरा तो लगातार बना रहेगा, अभी भी है, आगे भी बना रहेगा। आसाराम भले गवाहों पर हमलों के सभी मामलों में आरोपी न हो, लेकिन वो इन मामलों में भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वैसे भी जोधपुर में आसाराम के खिलाफ एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने का केस दर्ज है ही, साथ ही जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज देने का मामला भी आसाराम के खिलाफ चल रहा है। यूं तो शाहजहांपुर की नाबालिग से रेप मामले में जोधपुर कोर्ट से उम्र कैद की सजा के बाद अभी आसाराम के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प मौजूद हैं। न्यायालय का हम पूरा सम्मान करते हुए अगला कदम बढ़ाएंगे और इस वर्डिक्ट को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन न्याय का चक्र घूम रहा है और आसाराम को हर बार कड़ा और कड़ा जवाब देना ही होगा। समाज और राजनीति भी अब आसाराम का हिसाब चाहती है। जो भ्रष्ट आचरण करेगा, राक्षसी कार्य करेगा, वो तो फांसी पे लटक जाएगा। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और जोधपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आस्था अंधी। रहिए खबरदार। जेल की काल कोठरी तक पहुंचा आसाराम खुद को संत कहता था, लेकिन उसके पास कई 100 करोड़ की संपत्ति है, सैकड़ों आश्रम है, जबकि ये वो शख्स है जिसने कभी तांगा चलाया है, चाय बेची है। साफ तौर पर आसाराम ने धर्म को धंधा बनाया। आसाराम का तिलिस्म अभी भी भक्तों पर से खत्म नहीं हुआ है। ये आसाराम के वो भक्त हैं जो उसके लिए अभी भी आंसू बहा रहे हैं। आसाराम कानून का मुजरिम करार दिया जा चुका है, लेकिन अंधश्रद्धा है कि मिटती ही नहीं। कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए बापू कल भी भगवान थे, आज भी भगवान है और कल भी भगवान रहेंगे। मेरे पास आप हिंदू हैं, हिंदू लोग उसको धर्म को मानते हैं, रामायण को मानते हैं। राम ने क्या गलती करी थी? 14 साल वनवास भी था। कोई गलत फैसला है, फैसला बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ आसाराम ही नहीं, ऐसे बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने भोले भाले लोगों को ठगा है। खुद को धर्म का स्वयंभू बताने वाले ऐसे लोग धर्म की बदनामी की वजह बने हैं। इसलिए अब खुद साधु संतों के बीच से भी इनके खिलाफ आवाज उठ रही है। रावण ने सन्यासी भेष बना करके सीता जी का हरण किया था और काल ने भी साधु भेष में हनुमान जी को ठगना चाहा था। इसी प्रकार से और भी जिन लोगों ने छद्म भेष में किसी भी प्रकार के अन्याय करना चाहते हैं, तो वह जब प्रत्यक्ष होता है और उसके बाद में उसको सजा मिलती ही है। चाहे दोषी आसाराम हो, चाहे कोई भी हो, उसको दंडित होना चाहिए। सच तो ये है कि आसाराम पर आया जोधपुर कोर्ट का फैसला धर्म का स्वच्छता अभियान है। उम्मीद है कि अब अंधभक्ति पर भी लगाम लगेगी। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।